जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत समझेंगे कि राजपूत काल यानी जो प्रमुख राजपूत राजवंश थे जिनके बारे में एक गलत धारणाएं समाज में विद्यमान है और बहुत सारे छात्रों में कन्फ्यूजन होता है कि राजपूत वंश से कैसे पढ़ना है, राजपूत वंश को कौन कौन से राजवंश इस वक्त थे, है ना, उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है, क्या विदेशी मत है, क्या नहीं है। इन सभी पॉइंट को यानी राजपूत काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस सीरीज में हम 1 से 2 वीडियो के अंतर्गत इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो, इसलिए 2 से 3 वीडियो में इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंत तक ये देख लेंगे कि राजपूत का परिचय क्या था, उनकी उत्पत्ति से कैसे विदेशी मत और देसी मत में दोनों में टकरार चलता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उत्पत्ति राजपूतों की कैसी हुई, कुछ लोग क्या बोलते हैं, यानी कैसे कैसे इतिहासकारों के मत एक दूसरे से टकरा रहे हैं आज के इस समाज में, पुस्तकों में, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। और किस क्षेत्रों में चौहान ने किस क्षेत्र में शासन किया, परमार ने किस क्षेत्र में शासन किया, गुर्जर प्रतिहार ने किस क्षेत्र में शासन किया, चालुक्य सोलंकी ने किस क्षेत्र में शासन किया, चंदेल ने किस क्षेत्र में शासन किया, इन सभी प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर क्या होता है, चैनल को लाइक करना होता है, लाइक ना भी करना होता है तो सब्सक्राइब करना होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। राजपूत काल, राजपूत काल को हम 3-4 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। वो इसलिए ताकि यदि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी स्टेट पीसीएस की, आप इसे समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। यदि आप वन लाइनर की आवश्यकता है आपको तो वन लाइनर भी आपको मिल सके, तो हम क्या करेंगे, पहले हेडलाइन बना लेंगे ताकि हम अंधकार जैसा नहीं पढ़े कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पता, बल्कि हमें पॉइंट मिल जाए कि हमें इस पॉइंट को देख लेना है। सबसे पहले किसी भी वंश या किसी भी टॉपिक को पढ़ना होता है तो उसका परिचय होता है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए, आप खुद ही कहीं जाते हैं किसी कंपनी में जॉब करने तो अपना पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, आप देते हैं। किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो पहले क्लास का परिचय लेते हैं आप। उसी तरह जब हम राजपूत काल को पढ़ेंगे, प्रमुख राजपूत हुआ राजवंश को पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि राजपूतों का परिचय क्या है। फिर देखेंगे कि किस तरह से समाज में, आपके पुस्तकों में धारणाएं बदल रही है, धारणाएं एक दूसरे से टकरा रही है, विचारों का क्या है, मतभेद है, किसी का एक विचार नहीं है राजपूत की उत्पत्ति से संबंधित, कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ लोग बोलते हैं अग्नि कुंड से उत्पन्न सिद्धांत है ना, कि अग्नि राजा ब्राह्मण जो वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर जाकर के यज्ञ किया और यज्ञ से उसी आग से, है ना, हमारे 4 राजपूत राजवंश का उदय हुआ। वो सारे कहानियां हम देखेंगे, क्या है, क्या तथ्य है, क्या सही है, वो सारी सॉल्व कर लेंगे हम लोग आगे चल के। परिचय देखेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति से क्या संबंधित सिद्धांत हैं, क्या थ्योरीज हैं यहाँ पर, कैसे एक दूसरे से विचारों का टकराव है। फिर देखेंगे कि प्रमुख जो राजपूत राजवंश थे उनका क्षेत्र विस्तार क्या था, या उन्होंने किस क्षेत्र पर शासन किया। आप इसको हेडलाइन ले सकते हैं, क्षेत्र विस्तार। ठीक है, कि किन किन क्षेत्रों में राजवंशों ने शासन किया। और लास्ट और अंतिम रहेगा प्रमुख राजपूत राजवंश। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार फिर से समझ लें। राजपूत वंश में सबसे पहले हम देखेंगे राजपूतों का परिचय क्या था, फिर उत्पत्ति क्या था, क्षेत्र विस्तार कहां कहां था, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने शासन किया, और प्रमुख राजपूत राजवंश यानी राजपूत राजवंश कौन कौन से थे। तो ये वीडियो पूरा यहां तक रहेगा। फिर हम लोग प्रमुख राजवंश को एक से एक करके सॉल्व करते चले जाएंगे, उनको ऑब्जेक्टिव भी कवर करने का प्रयास करेंगे उनसे रिलेटेड। परिचय देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत पर राजनीतिक अव्यवस्था का माहौल हो गया। बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ, सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ और विकेंद्रीकृत हो गई शक्तियां। यानी जहां पूरे भारत, समस्त उत्तर भारत पर एक राजा शासन कर रहा था, वहां बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश का उदय हो गया। तो यही होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, यदि आपके घर में
केंद्रीकरण होगा या फिर आपके घर की शक्ति होगी, जैसे दादाजी होंगे आपके, तो वो एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा जिम्मेदारी होता है घर को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, सारा निर्णय वो खुद लेते हैं। तो वो शक्तियां हो गई केंद्रीकृत, घर प्रशासन अच्छे से चलता है। यदि शक्तियों को बांट दिया जाए, आपका जो मन है वो करिए, आपका जो मन है वो करिए, है ना, तो पता चलता है कि वो जो दादाजी जब निर्णय ले रहे थे, दादाजी जब शासन कर रहे थे घर पर, तो वो बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब सभी को अधिकार दे दिया गया कि आपका जो मन है करिए, तो देखिएगा प्रशासन में क्या होता है, थोड़ा ढिलाई आता है और फिर शक्तियां विकेंद्रीकृत हो जाती है, शासन टूटने लगता है। तो वही हुआ था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई 647 ईस्वी में, उसके बाद ऐसा कोई राजवंश नहीं हो सका, ऐसा कोई एक शासक नहीं हो सका जो समस्त उत्तर भारत को कम से कम एक करके शासन कर सके। कोई नहीं हुआ। सब छिटपुट अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहा था। यानी बिहार में अलग कोई शासन कर रहा है, यूपी में अलग कोई शासन कर रहा है, पश्चिम बंगाल में अलग कोई शासन कर रहा है ना, झारखंड में कोई अलग शासन कर रहा है। और जब हर्षवर्धन था तो समस्त को एक करके अकेला वही शासन कर रहा था। यहां तक क्लियर हुए? तो परिचय देखते हैं सबसे पहले। छठी से या सातवीं से, माफ करें, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूतों ने शासन किया। केवल एक राजपूतों ने नहीं, जितनी भी राजपूत जातियां थी उन्होंने शासन किया। जितनी भी राजपूत वंश थी, जिसमें प्रमुख है परमार, चौहान, चालुक्य, सोलंकी, गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, सिसोदिया, इन सभी ने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में ये 7वीं ना दे करके 8वीं दे देगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आपको ऑप्शन देख लेना है। अगर 7वीं ना दिया रहे तो 8वीं ले लेना है, 8वीं ना दिया रहे तो 7वीं ले लेना है। क्योंकि ये इतिहास है, थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे हर पुस्तकों में मिलेगा आपको। तो एग्जामिनर या तो एक देगा या तो एक ही देगा, इनमें से कोई भी देगा। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि राजपूतों ने कब से कब तक शासन किया भारत पर, तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक या 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। थोड़ा सा डिफरेंस है। परिचय में देखेंगे कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, लिख लीजिएगा इसे, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में कोई एक ऐसा राजवंश, कोई एक ऐसा शासक नहीं हो सका जो समस्त भारत को एक करके शासन कर सके। इसी राजनीतिक अव्यवस्था में प्रमुख राजवंशों, राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख थे चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी वगैरह। ये सब परिचय हो गया आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्पत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। अंधकार में रह जाते हैं हमारे जो छात्र हैं, हम उम्र हैं, कि राजपूतों की उत्पत्ति से क्या संबंधित रिलेशन है, क्या इनके थ्योरीज हैं। ठीक है, इसी को समझना है। उत्पत्ति देखिए, 3-4 तरह की बातें मार्केट में है, पुस्तकों में है। कोई भी राजवंश हो, कोई भी वंश हो, कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, 2 थ्योरी तो हमेशा रहेगी, एक विदेशी मत, एक स्वदेशी मत। ठीक है, यानी अगर कोई अच्छा काम कर गया तो विदेश इतिहासकार होते हैं वो बोलते हैं कि विदेशी, ये करने वाला काम विदेशी था, और देशी वाला राइटर बोलेगा देशी था। यानी राजपूत राजवंश के बारे में, राजपूतों के उत्पत्ति के थ्योरी में ये समझते हैं, राजपूत के उत्पत्ति के क्या थ्योरी है, राजपूत के उत्पत्ति से संबंधित क्या सिद्धांत हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। 2 मत मार्केट में हमेशा रहते हैं आपके पुस्तकों में, एक देशी मत और एक विदेशी मत। देशी मत को ही स्वदेशी मत भी कहा जाता है। यानी एक हमारे जो अपने इतिहासकार ने बताया कि जो राजपूत थे वो कौन थे, और एक विदेशी इतिहासकार ने बताया कि राजपूत कौन थे, राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई। इन्हीं दोनों से प्रश्न बनेंगे। देशी मत में 3-4 मत हैं, एक मत नहीं है। जैसे अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। जो ब्राह्मण वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे, उनके बारे में कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने जब यह देखा कि बहुत सारे समाज में क्या चल रहा है, अराजकता फैली हुई है समाज में, और जब बहुत लोगों ने क्या किया, पाप कर दिया। पाप करने का मतलब बहुत उन्होंने हाहाकार मचा दिया, युद्ध करके, काट पीट करके, मार डाल करके। तो उन्होंने क्या किया, माउंट आबू पर्वत पर चले गए वो परेशान होकर के, और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। और जो यज्ञ था उसी के हवन से, उसी के आग से प्रमुख 4 राजपूत राजवंश का उदय हुआ, जिसको अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। यानी जो ऋषि वशिष्ठ ने
ऋषि वशिष्ठ ने, जो हमारे ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने जो आग जलाई थी माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ करने के दौरान, यज्ञ के पश्चात उसी आग से 4 राजपूत राजवंश का उदय हुआ, जिससे प्रश्न बनते हैं। पहला गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार जो था गुर्जर, गुर्जर बोले या प्रतिहार बोले दोनों एक ही है। गुर्जर या गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो था वो अग्निकुंड से उत्पन्न एक था। अन्य 3 कौन थे? फिर आता है प्रतिहार के बाद परमार, उसके बाद आता है चौहान और फिर चालुक्य। चालुक्य को ही सोलंकी भी कहते हैं। तो 4 प्रमुख राजवंश थे जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, वो हम अभी देख लेंगे, प्रयास करेंगे। दूसरा इसी में देशी मत में आता है कि जो हमारे प्राचीन क्षत्रिय थे पहले समाज में, क्षत्रियों के वंशज थे, यानी जो प्रमुख राजवंश राजपूत चलाए, जिन्होंने एक अपना एरा बनाया, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, वो कौन थे? तो प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज थे। ये देशी मत है। और इसी में एक मत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी इन दोनों मत के अलावा एक मत और है जो बोलता है कि जो ब्राह्मण थे भारत में, उन्हीं के वंशज आगे चल करके राजपूत कहलाए। तो ये 3 मत हैं जो देशी मत हैं। देशी बोले या स्वदेशी बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। स्वदेशी या देशी, यानी अपने देश के इतिहासकारों ने ये 3 मत दिए हैं। 3 मत में जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है, इनको देने वाले जो थे वो थे पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनके तृतीय, यानी पृथ्वीराज तृतीय। तृतीय के दरबार में रहते थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई बहुत फेमस हैं ये चंद्रबरदाई। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इसी पुस्तक में इन्होंने कहा कि प्रमुख राजवंश जिनका उदय हुआ अग्निकुंड से वो 4 थी, और टोटल राजपूत यानी पूरे भारत में उस वक्त केवल 36 राजपूत थे, 36 गोत्र, या आप इसको बोल सकते हैं कुल। कौन बताया? अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत कौन दिया? सीधा सीधा आपके प्रश्न में ये ऑप्शन रखा हुआ मिलेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड की थ्योरी को किसने रखा? तो अग्निकुंड वाला जो सिद्धांत दिया उत्पत्ति का, वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना, के शासनकाल में। उनके दरबार में रह रहे थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड का थ्योरी दिया और उन्होंने कहा कि ऋषि वशिष्ठ जब माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ करने गए इनसे परेशान होकर के विदेशी जातियों से, तो उनका अंत करने के लिए प्रमुख 4 राजपूत ने जन्म लिया उस आग से, और इसी थ्योरी को रखा जाता है अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत में। अब 4 राजपूत राजवंश कौन कौन थे, इसे भी आप देख लीजिए यहीं पे। एक का नाम था गुर्जर या प्रतिहार, जिन्होंने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान से शासन किया। दूसरा, जब प्रतिहार हमने रख लिया तो पौ से ही रख लेंगे, परमार। गुर्जर प्रतिहार फिर पौ से परमार, 2 याद हो गया, परमार। तीसरा चौहान, चौथा चालुक्य, या इसी को सोलंकी कहा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात से शासन कर रहा था, परमार मालवा से शासन कर रहा था, चौहान कहाँ कर रहा था? तो चौहान शासन कर रहा था, भाई साहब ये शासन कर रहे थे चौहान राजस्थान और दिल्ली तक। राजस्थान और दिल्ली तक। परमार कहाँ शासन कर रहे थे? मालवा के क्षेत्र में। और जो चालुक्य सोलंकी थे ये शासन कर रहे थे गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये प्रमुख 4 राजवंश थे, आप इसको याद रख लीजिएगा, P² C²। P² मतलब प्रतिहार और परमार, और C² का मतलब चौहान, C से चौहान, C से चालुक्य, यानी C से चौ, C से चौ होता ही है ना। तो ऐसे याद रख लीजिए P² C², प्रतिहार, परमार,
चौहान और चालुक्य, ये चार थे जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक मत ने कहा, किसने, चंद्रबरदाई ने कहा, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी है, जो चौहान तृतीय के काल में रहते थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में रहते थे। उन्होंने कहा कि चार राजपूत राजवंश का उदय हुआ, किसके द्वारा, ऋषि वशिष्ठ जो यज्ञ कर रहे थे उनके यज्ञ की अग्नि से चार राजपूत राजवंश का उदय हुआ। कौन कौन, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, यानी पौसे प्रतिहार, पौसे परमार, पी स्क्वायर हो गया, फिर सी स्क्वायर, चालुक्य और चौहान। ये क्लियर हो गया। कहां शासन कर रहे थे गुर्जर प्रतिहार, मैप में हम आगे समझेंगे, अभी फिलहाल आप उतना याद रखें चार कौन थे। प्राचीन क्षत्रियों के वंशज, दूसरा इसी में आता है, स्वदेशी मत के अंतर्गत ही, यानी स्वदेशी मत में ही आता है। प्राचीन भारतीयों के या प्राचीन जो क्षत्रिय थे उनके वंशज, किसने कहा, तो गौरी चंद ओझा, या एक नाम है गौरी शंकर, या एक गौरी चंद्र ओझा। क्लियर हो रहा है नाम, गौरी शंकर या एक गौरी शंकर थे, इतिहासकार हैं, और एक गौरी चंद्र ओझा, गौरी चंद्र ओझा। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो प्राचीन क्षत्रिय के वंशज थे उन्होंने ही 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। तीसरा, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी जो ब्राह्मण थे हमारे राजपूत समाज में, उन्हीं से जो आगे चल करके राजपूत का उदय हुआ, यानी वही जातियां थी ब्राह्मण जो अब आगे जाकर के अपने आप को राजपूत बताती है। वो कौन थे, तो गोपीनाथ शर्मा, माफ करें, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक दो और भी नाम है। गोपीनाथ शर्मा एक इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार हैं, जिन्होंने कहा कि भाई राजपूत की उत्पत्ति जो ब्राह्मण थी, पहले ब्राह्मण जो भारतीय समाज में थे, उन्हीं ने आगे चल करके अपने आप को राजपूत बताया। तो ये तीन मत आपको याद रखने हैं, किसमें, देसी मत में या स्वदेशी मत में। एक पहला अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें हमने बताया चंद्रवरदाई ने, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, उन्हीं के दरबार में रहता था, इसलिए उनके बारे में उन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो में। और इसी में उन्होंने कहा कि जो राजपूत थे, चूंकि राजपूत राजवंश में एक चौहान भी है और चौहाने के दरबार में यह रहता था, इसीलिए इन्होंने बताया कि भाई चार राजपूत राजवंश थे जो प्रमुख थे, जिनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वशिष्ठ थे, पंडित वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे, उनके अग्नि से उत्पन्न होकर के हुआ। कहाँ हुआ, माउंट आबू पर्वत पर। कौन कौन थे, पी स्क्वायर, सी स्क्वायर, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, और सी स्क्वायर मतलब चालुक्य और चौहान। याद हो गया। आइए हम विदेशी मत देखते हैं। विदेशी मत में तीन व्यक्ति हैं, एक का नाम है कर्नल जेम्स टॉड, बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक का नाम है कनिंघम साहब, कनिंघम नाम सुने ही होंगे, और एक है स्मिथ बाबू। बाबू नाम नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता हूं। कर्नल जेम्स टॉड, एक का नाम है कनिंघम और एक है स्मिथ। ये तीनों विदेशी लेखक हैं, इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, जिन्होंने राजपूत की उत्पत्ति पर इन्होंने लिखा कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कोई स्वदेशी मत वाले इनमें कोई नहीं है, इनमें सारे गलत हैं, ये धारणाएं गलत है, बल्कि जो राजपूत था जिन्होंने भारत के क्षेत्र पर शासन किया वो विदेशी थे। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि जो सीथियन जातियां आई थी, ठीक है, जो सीथियन जातियां भारत में आई थी एक समय में, वही जातियां जाकर के आगे क्या कहलाई, राजपूत कहलाए, ठीक है, उन्हीं के वंशज राजपूत व राजवंश कहलाए, वंशज कहलाए। कनिंघम स्मिथ क्या बोलता है, स्मिथ बोलता है जो शक और कुषाण क्लास ऑफलाइन वाले, जो मेरे क्लास के ऑफलाइन छात्र देख रहे हैं, शक और कुषाण आपका खत्म हो चुका है आपके क्लास में। तो शक और कुषाण जो आई थी भारत के क्षेत्र पर, जिन्होंने आक्रमण करके और भारत के क्षेत्र को जीता और वहां वो शासन करने लगे, शासन नहीं बल्कि घुल मिल गए, उन्होंने आगे चल करके अपना नाम राजपूत बता दिया, अपने वंश का नाम राजपूत रख दिया। कनिंघम साहब भी यही विचार रखते हैं। यानी देसी मत में और स्वदेशी मत में हमें तीन बातें याद रखनी है,
तीन बातें कौन कौन सी? अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें कौन दिया अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत? चंद्रवरदाई ने दिया। चंद्रवरदाई कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के शासन के दरबार में, यानी उनके दरबार में रहता था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज जी के दरबार में रहेगा तो ओकरे न कहानी लिखेगा। तो पृथ्वीराज रासो, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ये बहुत बार पूछा गया है, और उसमें उन्होंने कहा कि ऋषि वशिष्ठ जो समाज में जो फैले अताताई थे, जिन्होंने पूरा हाहाकार मचा के रखा था, उनसे परेशान होकर के उन्होंने वो चले गए कहाँ? माउंट आबू पर्वत पर। वहां उन्होंने क्या किया? यज्ञ किया, और उसी यज्ञ से 4 राजपूत राजवंश का उदय हुआ, जिसमें P² C² याद रखना, प्रतिहार, परमार और चालुक्य और चौहान, ये हो गया। इन्होंने इसी में बताया कि कुल 36 जातियां जो है वो राजपूत की हैं। आगे हम देखेंगे। प्राचीन क्षत्रियों के वंशज गौरी शंकर और गौरी चंद्र ओझा, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं इतिहासकार जिन्होंने कहा कि जो प्राचीन क्षत्रिय भारत में थी, जो आर्यन थी, उन्हीं के वंशज आगे जाकर के राजपूत राजवंश के नाम से जाने गए। ठीक है, जो आर्यन पहले से भारत में थी। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने आप को लास्ट में अंतिम में जाकर के अपने आप को क्या बता दिया? राजपूत बता दिया, और वही कहलाए। ये गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया। विदेशी मत में हमने फिर 3 रखा, एक कर्नल जेम्स टोड, एक कनिंघम और एक स्मिथ साहब। कनिंघम और स्मिथ साहब बोलते हैं जो शक और कुषाण जातियां भारत के क्षेत्र पर हमला करी थी और भारत के क्षेत्र में वो रहने लगे थे, वही आगे जाकर के क्या कहलाए? राजपूत राजवंश कहलाए। उन्होंने अपने आप को राजपूत बता दिया। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो सीथियन जातियां भारत में आई थी, विदेशों से बाहरी जातियां थी, वो अपने आप को राजपूत कहलाए। वही जातियां आगे जाके राजपूत कहलाए। इसके अलावे भी 2-3 मत और हैं जो स्वदेशी मत में ही हैं, जैसे सूर्यवंश के वंशज यानी सूर्य के वंशज थे, चंद्र के वंशज यानी चंद्रवंश। बातें क्लियर हो रही है? स्वदेशी मत में ही 2-3 और मत हैं जो पुस्तकों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे सूर्य के वंशज सूर्यवंशी, वो आगे चल के राजपूत कहलाए, वो भी राजपूत थे, और चंद्रवंशी जो कहलाए। तो यहाँ तक आपको उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी थे मैंने उसे रखने का प्रयास किया। परिचय हमने देख लिया। परिचय में हमने क्या देखा, रिपीट कर लेते हैं 2 मिनट में। परिचय हमने देखा कि 6ठी से शताब्दी यानी 647 ईस्वी के आसपास 7वीं शताब्दी के समय में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, और उसके पश्चात बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ, जो आगे चल करके राजपूत राजवंश कहलाया। राजपूत राजवंश चूंकि मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत पर शासन कर रहा था, उसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत हैं जो इतिहासकारों में विभिन्न, ये क्या है? बॉर्डर है एक दूसरे से, दोनों मत अलग अलग हैं। ये कहता है भाई हमरे भारतीय का था जो राजपूत था, और ये कहता ना विदेश का था, हमर जाति था जो राजपूत कहलाया। अब देखो, ये विदेशी है तो जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो राजवंश थोड़ा मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, वो अपना नाम बतेबे करेगा। वो व्यक्ति चाहेगा, जैसे किसी क्लास का कोई बच्चा हो ना हो, लेकिन अगर आपके आसपास का है या आप थोड़े बहुत उसको जानते हैं, तो देखना एक के स्टूडेंट जो मान ले टॉप किया हो किसी PCS एग्जाम में, वो बताएगा हमर स्टूडेंट था, वो बताएगा हमर स्टूडेंट था। ये होता है। तो उसी तरह इतिहासकारों में कुछ स्वदेशी मत थे, कुछ विदेशी मत थे। विदेशी मत में 3 आपको याद रखने, अगर आपके आंसर राइटिंग में पूछा जाएगा, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाए, कि स्मिथ जिन्होंने राजपूत के राजवंश के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया, उनका मानना था शक और कुषाण जो थे वही आगे चल करके राजपूत राजवंश कहलाए। कर्नल जेम्स टोड का मानना है जो सीथियन जातियां भारत में आई वो राजपूत कहलाए। कनिंघम इसी थ्योरी से वो संतुष्ट हैं, शक और कुषाण वाले। देसी मत में हमने बताया अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, प्राचीन क्षत्रिय के वंशज और ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके अलावा भी सूर्यवंश और चंद्रवंश नाम के जो हैं वो थ्योरी हैं कि सूर्यवंशी के वंशज थे और चंद्रवंशी के वंशज थे। आगे देखिए, इसी में हम देखेंगे जो 36 जातियों के बारे में बताया ना, 36 कुल थे, कौन? राजपूत। उसी 36 को कैसे बांटा गया है तो उसे आप देख लीजिएगा अभी तुरंत। ठीक है, पाउज कर दे रहा हूं मैं। तो देखिए, जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक में लिखी गई है बातें कि कुल जातियां कितनी थी राजपूत की, 36, यानी 36 गोत्र थे, या कुल जो कुल था उनका वो 36 था। सूर्यवंश 10 राजपूत जातियां, चंद्रवंश 10 हो गए 20। अग्निकुंड से कितने उत्पन्न राजपूत जातियां थी? 4 राजपूत राजवंश का उदय हुआ था ना,
पी स्क्वायर और सी स्क्वायर, प्रतिहार और परमार, चालुक्य और चौहान। तो 4 यहाँ हो गए, यानी अग्निकुंड से वो थ्योरी जो दिया गया है उसमें 4 राजपूत राजवंश का उदय बताया, तो यहाँ हो गए 24, बच गए कितने, 12 बताया जा रहा है ऋषि वंश से संबंधित थे। तो यही राजपूत राजवंश 36 जो थे इसी प्रकार बटे हुए थे। सूर्यवंश के जो वंशज थे वो 10 जातियों में थे, 10 राजपूत राजवंश थे यहाँ टोटल कुल, चंद्रवंश 10, अग्निकुंड से उत्पन्न जो राजपूत राजवंश थे उनकी संख्या 4 थी, और ऋषि वंशज जो राजपूत राजवंश थे उनकी संख्या टोटल 12 थी। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस क्षेत्र में राजपूत राजवंश का विस्तार हुआ है ना, किस भारत के किस क्षेत्र में। समझने का प्रयास करते हैं हम मैप के माध्यम से कि राजपूत राजवंश किन क्षेत्र में शासन कर रहे थे, यानी ये टॉपिक कहां से है, क्षेत्र विस्तार से। ये देखिए भारत का मैप है, आपको पता है कि उत्तर किधर होता है मैप में, हमेशा ऊपर, साउथ दक्षिण, पैर के नीचे, यानी आप खड़े हो जाइए तो पैर आपका साउथ होता है हमेशा, सर जो होता है वो नॉर्थ होता है, और आपका जो दायां हाथ होता है राइट हैंड वो हमेशा राइट होता है, यानी पूर्व होगा, इसे आप ईस्ट कह सकते हैं, पूर्व। और पश्चिम कहाँ चला जाएगा, इस क्षेत्र में। मैंने जब भूमिका दी थी आपको, यानी वेस्ट, तो आपको बताया था कि जो प्रमुख राजपूत राजवंश थे हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत के क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया। तो ये नॉर्थ भारत, ये साउथ भारत, ये जो बॉर्डर है उधर नॉर्थ इधर साउथ, उत्तर भारत में शासन किया। उत्तर भारत में किस क्षेत्र में, तो पश्चिम के क्षेत्र में, पूर्व के क्षेत्र में नहीं, पश्चिम के क्षेत्र में। इधर भी बहुत सारी जातियां थी, राजपूत नहीं, इधर भी बहुत सारे राजवंश का उदय था हर्षवर्धन के पश्चात, लेकिन वो राजपूत नहीं थे। सबसे पहले मैंने बताया था पी स्क्वायर और सी स्क्वायर याद रखना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो राजस्थान का इलाका था, ये राजस्थान का जो इलाका था, यहां पर शासन कर रहे थे चौहान साहब, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, चौहान, ठीक है। चौहान जो शासन कर रहे थे वो अजमेर पे शासन कर रहे थे। आप थोड़े बहुत तो वाकिफ होंगे ही, अजमेर कहाँ का इलाका है, और इनका शासन दिल्ली तक भी था। दिल्ली, चूंकि यहीं के आसपास दिल्ली है, आपको पता है। अब दिल्ली में क्यों था, अजमेर में क्यों था, एक कहानी वो समझेंगे हम। चौहान कहाँ शासन कर रहा था, अजमेर। अजमेर कहाँ, राजस्थान। इसी के नीचे जो गुजरात का इलाका है, यहीं पर शासन कर रहे थे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर बोले या प्रतिहार बोले, दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही का नाम है, गुर्जर प्रतिहार। अब गौ से गुर्जर, गौ से गुजरात, याद रहेगा, ये गुजरात में शासन कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार का जैसे ताकत कम होता है, शक्ति कम होती है, यहीं पे निचले क्षेत्र में पकड़ लेते हैं कौन, चालुक्य बाबा, चालुक्य साहब, ये भी गुजरात से शासन करते हैं। चालुक्य का ही नाम कहीं कहीं आपको सोलंकी वंश मिलेगा, चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश कहते हैं, तो दोनों नाम एक ही है। इधर ही क्षेत्र में शासन कर रहे थे परमार, कहाँ शासन कर रहे थे, मालवा में, और इनकी राजधानी कहाँ थी, धारानगरी, धारानगरी। और इसी के परमार के ही एक प्रमुख जो शासक थे जिनका नाम आप, जिनके नाम से वाकिफ होंगे, परिचित होंगे, राजा भोज। कहाँ, राजा भोज और गंगू तेली, एक कहावत है ना। तो राजा भोज कौन थे, परमार वंश के ही प्रमुख शासक थे। हम एक एक करके पढ़ेंगे सारे वंश को, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। परमार मालवा शासन कर रहे थे, धारानगरी इनकी राजधानी थी, और इसके प्रमुख जो शासक थे उनका नाम था राजा भोज। चौहान शासन कर रहा था अजमेर से, गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य शासन कर रहे थे गुजरात से। यहीं पे एक वंश था जिनका नाम था गढ़वाल। अब ये इलाका कहाँ है, योगी बाबा का इलाका है, यूपी। इसी का नाम था उस वक्त कन्नौज। और आपको पता है कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किस तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पिछले वीडियो में हमने कवर कर रखा है, हर्षवर्धन वाले वीडियो में। तो आप वीडियो नहीं देखें तो समझ लीजिएगा। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कौन से त्रिपक्षीय 3 राज्य ने संघर्ष किया, कमेंट करिए आप, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने। तो गढ़वाल शासन कर रहा था कन्नौज पर, यानी यूपी में। ये पूरा वंश देख लीजिए, ये मालवा पठार तो मैंने ऐसे ही रख लिया ना नाम, ये यहीं शासन कर रहे थे इधर, यानी उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भारत पर राजपूत राजवंशों ने शासन किया, जिसमें प्रमुख थे चौहान, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और परमार। चौहान जो अजमेर में शासन कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली पर भी शासन किया। क्यों, क्योंकि जो चौहान थे उनका ननिहाल, यानी आप बोल सकते हैं नानी जी का घर, नाना का घर है ना। बचपन में हम लोग अक्सर
दादी दादाजी के पास भी रहते हैं और नानी नाना के पास भी रहते हैं। बहुत सारे लोग नानी नाना से ज़्यादा लगाव होता है, उनमें से मैं एक खुद हूँ। तो मेरा भी बचपन ननिहाल में ही बीता है, लगभग 7-8 वर्षों तक। जब तक मैंने पूरी तरह से होश नहीं संभाला तब तक मैं नानी के घर में ही रहता था। तो ननिहाल इनका था दिल्ली। और आपको बता दूं कि दिल्ली की स्थापना किसने करी है? तोमर वंश के शासक, तोमर वंश के एक शासक थे जिनका नाम था अनंगपाल। और भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली चूंकि चौहान का ननिहाल था, मामा जी का घर था, तो वहां भी इन्होंने गद्दी पर बैठकर के शासन किया था। यानी चौहान दिल्ली पर भी शासन करते हैं और अजमेर राजस्थान के इलाके पर भी शासन करते हैं। गुर्जर प्रतिहार चालुक्य गुजरात के क्षेत्र में शासन करते हैं। परमार मध्य प्रदेश मालवा के क्षेत्र पर शासन करते हैं और गढ़वाल कन्नौज पर शासन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ राजवंश थे जिनका नाम है जैसे चंदेल। चंदेल कहाँ शासन करते हैं? बुंदेलखंड में। तो आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैं अभी लिख देता हूं सबको, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। ये बातें समझ में आ गई होगी आपकी कि राजपूत राजवंश किन क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। मैंने उन्हीं प्रमुख राजवंश को रखा है जो अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के पात्र है। यानी अग्निकुंड से कौन से 4 उत्पन्न हुए थे राजवंश? P² C² पर गुर्जर प्रतिहार, परमार और चालुक्य और चौहान, उन्हीं को हमने रखा। और एक गढ़वाल कन्नौज पे शासन कर रहे थे। देखिए, जो अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, ये चूंकि एक माना जाता है काल्पनिक कथा कि ये कल्पना है कि अग्नि से उत्पन्न हो गए, ये कौन मानेगा? आज के डेट में साइंस तो इस बात को नहीं मानेगी। लेकिन ये थ्योरी चूंकि पौराणिक है और इस पर बहुत सारे इतिहासकारों ने किताबें पुस्तकें लिखी है, तो कहीं ना कहीं ये बातें आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन से 4 प्रमुख राजवंश हैं। तो हमने एक साइड लिख के रख लिया ताकि समय की बचत हो। प्रमुख राजवंश, ये आपका हेडलाइन रहेगा, प्रमुख राजपूत राजवंश। आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गुर्जर प्रतिहार, फिर से वही गुर्जर प्रतिहार और परमार, P² C²। P² में पहला P, गुर्जर प्रतिहार कहाँ शासन कर रहा था? गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में। गुर्जर प्रतिहार कहाँ शासन कर रहा है? गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान का इलाका उधर पश्चिम। परमार कहाँ शासन कर रहा था? मालवा धार में। चौहान कहाँ? अजमेर राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली में क्यों? क्योंकि उनका ननिहाल था। चौथा चालुक्य सोलंकी कहाँ? गुजरात में। पांचवा चंदेल कहाँ? बुंदेलखंड में। सिसोदिया मेवाड़ राजस्थान में और गढ़वाल कन्नौज पर शासन कर रहा था। मैप वाइज आप याद रखेंगे, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इन 4 प्रमुख राजवंश को, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य और चंदेल, सिसोदिया, गढ़वाल, इन सभी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो 3 वीडियो की ये श्रृंखला रहेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि अपने ज्ञान की सीमा में रहते हुए मैं आपको वो सारे प्रश्न समझाने का प्रयास करूं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है इस वंश से आपके प्रश्न बनाए जा सकते हैं कालांतर की परीक्षाओं में, तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो फिर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ में 9, 10, 11, 12 के वीडियोस आपके लगातार चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी जो आपके हितैषी हैं, जो आपके साथी संगति हैं, जो आपके जूनियर हैं, उनके साथ सजेस्ट करें। उनके लिए भी चैनल का प्लेटफॉर्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।